नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम अपने लेकर आए हैं बाल मनोविज्ञान के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर सीटेट और टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत से क्वेश्चन जो हैं आज के जो हमारा टॉपिक है इसमें से पूछे भी गए हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको आपके आने वाली कोई भी टेट एग्जाम हो सभी के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि यहाँ पर बाल मनोविज्ञान तो आपको हर टेट एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है वन लाइनर मिलेंगे आपको, ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाए। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास किस अवस्था से शुरू होता है? तो देखिए, बाल मनोविज्ञान के अंदर हम बाल विकास की बात करते हैं। तो देखिए, विकास की जो प्रक्रिया होती है बच्चे की, वो हो जाती है उसके प्रसव पूर्व यानी कि गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। कभी यहाँ पर गर्भावस्था आ जाता है, कभी यहाँ पर प्रसव पूर्व। प्रसव पूर्व का मतलब यहाँ पर गर्भावस्था ही होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास के किस अवस्था से आरंभ होती है? तो ये शैशव अवस्था से आरंभ हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में वो हमेशा अधिगम ही करता है और उसकी प्रक्रिया चलती ही रहती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो किशोर अवस्था जो होती है उसमें घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि किशोर अवस्था में हमारे जो मित्र होते हैं उन्हें हम जीवन पर्यंत नहीं भूलते हैं और मित्रता भी निभाते हैं। तो किशोर अवस्था वो ऐसी अवस्था होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यहाँ पर मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों को सीखने की गति सर्वाधिक होती है? सबसे ज्यादा सीखने की जो अवस्था होती है बच्चों की, वो शैशव अवस्था में होती है, क्योंकि बच्चे जितने ज्यादा छोटे होते हैं उतनी तीव्र गति से वो सीखते हैं। आगे बात करते हैं, लिखना पढ़ना बोलने संबंधी विकारों को क्या कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकार तीनों को एक साथ ले लिया है, तो इसे हम कहेंगे डिस्प्रेक्सिया, जिसमें ये तीनों ही प्रकार के विकारों से ये संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था अरस्तु ने। और अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बताया था, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता भी है। बात करते हैं यहाँ पर, बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? यही प्रश्न द्वितीय तृतीय पाठशाला के नाम से भी आ जाता है। तो हमें यहाँ पर पहली पूछा है, पर भी हमने उत्तर 3 तक यहाँ पर लिख रखे हैं। तो पहली पाठशाला बच्चे की जो होती है उसका घर उसका परिवार होता है, दूसरी पाठशाला उसका खेल का मैदान, तीसरी पाठशाला उसकी जो स्कूल होता है वो होता है। चलिए आगे, यहाँ पर कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो देखिए, खेल का मैदान एक ऐसा स्थान होता है जहां पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं भी सीखता है। तो खेल का मैदान हमारा उत्तर हो जाएगा। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में देखने को मिलती है? तो किशोर अवस्था में देखने को मिलती है, क्योंकि किशोर अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो नेगेटिविटी से कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? इसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है। तो ये जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसे हम संवेदी क्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। यही एक शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा आरटीई अधिनियम वर्ष 2009 में ये लागू किया था। तो काफी बार पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए, कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो देखिए, कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव है जो शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करेगी? तो शिक्षक को विषय की जो समझ होगी, ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव होगा शिक्षक का, जो उसकी प्रभावकारिता पर निर्भर करेगा। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आपसे आकर नहीं मिलते हैं, तो शिक्षक को उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो उस स्थिति में हमें खुद जाकर के उनसे मिल लेना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आ सकते तो हम तो जा ही सकते हैं। समूह में सहभागिता के द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से बच्चे जब समूह में सीखते हैं तो उनमें और सामाजिकता का विकास होता है और एक दूसरे की मदद से वो काफी कुछ सीखते हैं। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसमें सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, और ये सतत मूल्यांकन होता भी है और वर्तमान में स्कूलों में चलता भी है। बच्चों का पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे की जो माता होती है वो प्रथम शिक्षक होती है। वैसे यहाँ पर माता पिता दोनों हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर माता नहीं होती तो वहां पर पिता भी तो शिक्षक बन जाता है पहला। मानव विकास की इस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो किशोर अवस्था जो होती है उसके बाद में वयस्क व्यक्ति जो होता है वो
परिपक्व हो जाता है, क्योंकि किशोरावस्था जो होता है उसके परिपक्वता होने का अंतिम स्टेज होता है। उसके बाद जो भी बच्चा होता है किशोरावस्था को पार करके वयस्कता की ओर चला जाता है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक होती है उपयुक्त? तो शिक्षण की विधियों के लिए शिक्षण की विभिन्न विधि, यहाँ पर बहुत सारी विधियां हैं, मतलब अलग अलग तरह की विधियों को हम प्रयोग में ला सकते हैं बाल्यावस्था में, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की सीखने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ भी, मैं भी कुछ हूं आदि जैसी भावनाएं प्रबल विकास के किस अवस्था में सूचक होती है? तो देखिए ये सब भावनाएं जो होती है, मैं भी कुछ हूं, तो ये सब देखने को मिलती है, यानी कि आत्मसम्मान की भावना किशोर अवस्था में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और यह विचार के सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पर संबंधित होता है इससे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, मानव व्यवहार का विज्ञान होता है शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निर्देशित होता रहता है। और ये कथन किसका है? तो ये कथन जो दिया था ये दिया था ड्रेवर ने, जहां पर विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निर्देशित होता रहता है। क्षेत्रीय सिद्धांत जो है किस विद्वान ने दिया? तो कर्ट लेविन ने ये क्षेत्र सिद्धांत जो था ये दिया था, और ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है। कर्ट लेविन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। और कर्ट लेविन जो थे ये किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। तो यहाँ पर क्षेत्र सिद्धांत जो है इसे किस और नाम से जाना जाता है? तो कर्ट लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है इसे और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान आदि नाम से भी इसे जाना जाता है। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत दिया था रॉबर्ट गेने ने, और ये अधिगम का जो श्रेणीक्रम सिद्धांत है इसी में आगे बात करेंगे। रॉबर्ट गेने जो थे ये किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये भी संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। रॉबर्ट गेने जो थे कहाँ के विज्ञान मनोवैज्ञानिक थे? तो ये थे अमेरिका के। और रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो काफी महत्वपूर्ण है ये क्रमिक रूप। जैसे यहाँ पर 8 भागों में इन्होंने इसे बांटा है, जहां पर पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया जिसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम और बहुविवेदन अधिगम, इसी के साथ साथ प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो ये कुछ 8 क्रमिक भाग हैं जिन्हें रॉबर्ट गेने ने बांटा था अधिगम प्रक्रिया को। अब देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाले को आप देख सकते हैं संकेत अधिगम है, और इसी प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया का अंतिम भाग जो है वो समस्या समाधान अधिगम है। तो अगले प्रश्न इसी प्रकार से हैं, जैसे रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्नतर स्तर कौन सा है? तो सबसे निम्नतम स्तर होता है संकेत अधिगम। और रॉबर्ट गेने के श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है? तो समस्या समाधान अधिगम जो होता है ये सबसे उच्चतम स्तर है। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार 12 वर्ष के उपरांत जब बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है, वो खुद करने लगता है, तब वहां पर अधिगम पूरा हो जाता है। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालों का ढेर कहा जा सकता है? तो बहुतत्व सिद्धांत जो है इसे बालों का ढेर कहा जा सकता है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो निश्चित रूप से परिवार का जो वातावरण होता है वो यहाँ पर निर्भर करता है बालक की अपराधी प्रवृत्ति होने में। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो स्किनर के अनुसार जो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्मेन है। और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो सन 1900 जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि लगभग कितनी होती है? तो 71 से कम जो होगी तो वो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है। बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो निश्चित रूप से परिवार से ही संस्कारों का प्रारंभ बच्चे में हो जाता है। अन्वेषण विधि के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग जो है ये अन्वेषण विधि के जनक है। अन्वेषण विधि का संबंध किससे होता है? तो मतलब वर्तमान काल, यहाँ पर किससे काल से होता है? तो मतलब वर्तमान काल से होता है, क्योंकि निश्चित रूप से हम अन्वेषण वर्तमान काल में ही करते हैं। पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि होती है? तो प्रोजेक्ट विधि जो होती है ये सबसे अच्छी विधि होती है, जहां पर विद्यार्थी स्वयं सीखता है।
परियोजना विधि के जनक कौन है? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। परियोजना विधि के जो मूल अवधारणा थी ये जॉन डेवी के द्वारा दी गई थी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उत्तर को पूरा है डिटेल कर लिया है कि परियोजना विधि की मूल अवधारणा जो थी वो जॉन डेवी के द्वारा दी गई थी, परंतु उनके जो शिष्य थे किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी समस्या हो सकती थी कि आप जॉन डेवी हैं या किलपैट्रिक हैं, तो किलपैट्रिक उन्हीं के शिष्य थे जॉन डेवी के, और सबसे पहले ये मूल अवधारणा जो थी जॉन डेवी के द्वारा दी गई थी, परंतु इस विधि का प्रतिपादन किया है किलपैट्रिक ने। आगे बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो रॉबर्ट बुश जो है वो इसके जनक है। इकाई उपागम के जनक, तो इकाई उपागम के जनक जो है मॉरिसन है। और हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम क्या है? हड्डी का नाम तो फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है, उसे हम फीमर कहते हैं, सबसे लंबी होती है। उसी प्रकार से सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे कान में, जिसे हम स्टेपिस कहते हैं। और हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो कि मैंडिबल होती है, जो जबड़े में पाई जाती है। तो इस प्रकार से कभी कभी इसमें अस्थियों से संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो जन्म के समय हम देखते हैं बच्चे का रंग जो होता है हल्का सा गुलाबी होता है। और नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो देखिए नवजात शिशु जो होता है वो 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु वो हर 2 घंटे में जाग करके अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो लगभग 90%। 6 वर्ष की आयु तक बच्चे का विकास हो जाता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? 95% हो जाता है। आगे बात करेंगे शिक्षक अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय में कितने सीट आरक्षित करना अनिवार्य हो गया? 25%। अगला क्वेश्चन आता है 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो देखिए 12 वर्ष के बालक का मस्तिष्क का जो भार होता है वो लगभग 1260 ग्राम होता है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए वैसे तो एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो 206 अस्थियां होती है, परंतु बालक के जन्म के समय उसमें अस्थियों की संख्या ज्यादा होती है। और बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो तब वह अस्थियां जो होती हैं आपस में जुड़ करके एक हो जाती है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसने दिया है? तो किशोर अवस्था एक नया जन्म है, ये कथन दिया है स्टैनली हॉल ने। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाले कौन है? तो ये परिभाषा देने वाले हैं जीन पियाजे। मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कम से कम होती है। तो देखिए जैसे जैसे मनुष्य वयस्कता की ओर बढ़ता है, फिर प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता है, तो निश्चित रूप से उसमें अस्थियों की संख्या कम होने लगती है, क्योंकि सब अस्थियां आपस में जुड़ जाती है, कुछ अस्थियां होती है विलुप्त हो जाती है। अगला है यहाँ पर किशोर अवस्था बड़े संघर्ष और तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन दिया है। तो किशोर अवस्था को बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था बताया है स्टैनली हॉल ने। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बालक के विकास भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था, तो निश्चित रूप से परिवार को एक संस्था यहाँ पर कह दिया गया है जो बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देते हैं। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत जो है ये किसने स्पष्ट किया? तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत दिया है कोलबर्ग ने। और कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। वंशानुक्रम से संबंधित मैटर का प्रयोग किसने किया था? तो वंशानुक्रम से संबंधित मैटर पर प्रयोग करने वाले थे ग्रेगर जॉन मेंडल। किशोर अवस्था प्रारंभ होती है, तो किशोर अवस्था 12-13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रति किसने दिया? तो ये दिया था कार्ल रोजर्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन है। अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर बालक में भय प्रेम घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार बालक में भय प्रेम घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है ये पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है। बच्चे में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो अपने परिवार से ही बच्चे में सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किसी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? तो 12वें वर्ष में बच्चे में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का विकास हो जाता है। किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कौन सी उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? तो उसे हम परीक्षण विधि कह सकते हैं, जिसमें हम बालक की समस्याओं के विषय में पता कर सकते हैं। सीखने की प्रभावशाली विधि, तो देखिए सीखने की प्रभावशाली विधि व्याख्यान विधि वाद विवाद विधि होती है।
परंतु ये जो विधियां हैं ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, व्याख्यान और वाद विवाद। तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में रिक्त स्थान करता है, तो एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में अंतर क्रिया करता है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो सीखना विकास की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण कथन है, वुडवर्थ ने ये दिया था। अंतर्दृष्टि के द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया था, तो गैस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये किया गया था। भूल प्रयास के द्वारा अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? तो भूल और प्रयास का जो अधिगम सिद्धांत है वो दिया था थार्नडाइक ने। तार्किक चिंतन किस का एक आवश्यक अंग है? तो समस्या समाधान का तार्किक चिंतन एक आवश्यक अंग होता है। ये तार्किक लिखा है तो यहाँ पर तार्किक चिंतन है। चलिए, समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानुषों पर प्रयोग किए गए थे? तो कोहलर के द्वारा वन मनुष्य पर यानी कि चिंपांजी पर प्रयोग किए गए थे। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक है थार्नडाइक। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए हैं, तो इसमें 45 घंटे न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वे बालक कहलाते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे बालक को पिछड़े बालक कहते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, तो देखिए शारीरिक रूप से जब बच्चे अक्षम होते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें डिस्ग्राफी यानी कि लेखन संबंधी विकार देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर होती है, इसे हम केंद्र से बाहर की ओर भी कह सकते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कह सकते हैं। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं सिगमंड फ्रायड। तूफान की अवस्था, तो निश्चित रूप से किशोर अवस्था जो है उसे तूफान की अवस्था भी कहा गया है। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसी प्रकार से खेत में बिज्जू का खड़ा करना और उसे देखकर पक्षियों का भागना भी शास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? तो कोहलर ने ही ये प्रयोग किया था सुल्तान नाम के चिंपांजी पर। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। चूहे पर अपना प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। और स्किनर जो थे ये किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये थे व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक। नए रचनात्मक कार्यों पर सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो नए रचनात्मक कार्यों पर सीखने पर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो होता है ये बल देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो ये कोहलर के द्वारा दिया गया है। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी होगा? तो यहाँ पर होगा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। मानव विकास को किन दोनों के योगदान का परिणाम माना गया है? तो ये मानव विकास को निश्चित रूप से वंशानुक्रम और वातावरण के दोनों के योगदान का परिणाम माना गया है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से को कहा जाता है, तो निश्चित रूप से उसे हम कहेंगे सामाजिक अधिगम, जहां पर व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से इन चीजों को सीखता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा होता है, तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। और अगला क्वेश्चन आता है वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की जो है बच्चों को सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की का ऐसा मानना है कि बच्चे जो है अपने सामाजिक अधिगम के द्वारा, सामाजिक कारक के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती तब बच्चा रोने लगता है, तो बच्चे के रोने का कारण क्या होगा? तो यहाँ पर बच्चे का रोने का कारण संवेगात्मक दुश्चिंता होगा। नर्सरी कक्षा की शुरुआत करने लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी या कौन सी थीम सबसे अच्छी हो सकती है? तो मेरा परिवार जो है ये थीम सबसे अच्छी होगी नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन भी दिया गया है वुडवर्थ के द्वारा। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो बाल्यावस्था के अंदर बालिकाओं की लंबाई जो है वो बालकों से ज्यादा होती है। जन्म का समय शिशु रोता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा क्यों रोता है? तो वहां पर कारण होता है उस बच्चे का वातावरण परिवर्तन, क्योंकि बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है तो वातावरण अलग होता है और बाहर जन्म लेने के बाद जब वो आता है तो वहां पर वातावरण अलग होता है, इसी कारण बच्चा जन्म के समय रोता है।
अगला क्वेश्चन आता है, शेष अवस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिका अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है? तो इलेक्ट्रल ग्रंथि के कारण से रखती है। जीवन का सबसे कठिन काल, तो निश्चित रूप से सबसे कठिन काल जो है वो हमारे किशोर अवस्था का काल ही होता है। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। 4 दांत जो है वो बच्चे को बाद में निकलते हैं, जिसे हम अकल दांत भी कहते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं को किस विद्वान के द्वारा पहचान की गई थी? तो जीन पियाजे के द्वारा, जहां पर जीन पियाजे ने विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में बताया है। शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? तो शिक्षा में समावेशन का अर्थ होता है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकार करना। यह शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। बिने साइमन परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। इसमें मानसिक आयु, ठीक है, ये आय लिखा है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो बिने साइमन ने मानसिक आयु के संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को हम किस श्रेणी में रखेंगे? तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को हम रखेंगे प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, और ये कथन किसका है? तो ये कथन दिया है क्रो एंड क्रो का। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका है? तो ये काल्सनिक का ये कथन है, जहां पर किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 25 से कम बुद्धिलब्धि वाला बालक जो है वो क्या कहलाएगा? तो ऐसे बालक को हम जड़ बुद्धि बालक कहेंगे, जहां पर उसकी बुद्धिलब्धि 25 है। अगला आता है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। तो ये कथन है हैविंग हर्स्ट का। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। बुद्धि का एकीकृत संरचना का सिद्धांत तो ये दिया था गिलफोर्ड ने। बुद्धि की एकीकृत संरचना का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोलबर्ग ने, और काफी महत्वपूर्ण है नैतिक विकास का सिद्धांत। उसी प्रकार से मूल प्रवृत्तियां संबंधित हैं मैकडूगल से, जहां पर मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। तो इनके सिद्धांत को मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, खेल पद्धति के जनक। तो किलपैट्रिक जो है ये खेल पद्धति से संबंधित है, इसके जनक हैं। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी, और ये जीन पियाजे की रचित पुस्तक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई? तो अभी हमने पहले एक क्वेश्चन देखा था जहां पर 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। अब वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं, जहां पर संवेदी गत्यात्मक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो कि 11 से 18 वर्ष तक होती है। इस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बांटा है जीन पियाजे ने। संवेदी गत्यात्मक अवस्था को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे इंद्रिय जन ज्ञान अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, या संवेदी पेशी अवस्था भी इसे कहा जाता है। गणित संबंधी विकार को हम क्या कहते हैं? तो डिसकैलकुलिया कहते हैं गणित संबंधी विकार को। पठन संबंधी विकार यानी कि पढ़ने संबंधी विकार डिसलेक्सिया कहलाता है। लिखने संबंधी विकार डिसग्राफिया कहलाता है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया कथन है। अगला क्वेश्चन आता है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को रिक्त स्थान सहायता करता है। तो वहां पर स्व अधिगम मॉडल जो है, मतलब स्वयं सीख करके समस्या से को दूर करना, ये मॉडल यहाँ पर मदद कर सकता है या सहायता करता है। कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो समझ करके सीखना जो होता है ये ज्यादा स्थायी होता है। रिक्त स्थान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। तो मॉन्टेसरी जो थे इन्होंने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? तो टर्मन ने ये प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, प्राथमिक आवश्यकताओं को रिक्त स्थान आवश्यकता से भी जाना जाता है। तो प्राथमिक आवश्यकताओं को हम दैहिक आवश्यकताओं के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी शारीरिक आवश्यकता होती है।
बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? तो मनोविश्लेषणवाद में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की ओर दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। तो इस वृद्धि को सिर पदाभिमुख अनुक्रम के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? तो महात्मा गांधी ने हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया था। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह रास के द्वारा दिया गया कथन है। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी व्यक्ति। तो व्यक्तित्व को बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी आदि नामों से बांटा गया है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति, जहां पर व्यक्ति अपने आप को स्वयं प्रेम करता है। किस विद्वान ने कहा कि बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारक निहित होते हैं? तो स्पीरमैन ने ये कहा था, और उन्होंने बुद्धि से संबंधित जो एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक ऐसे सिद्धांत भी दिए हैं। समस्या समाधान व प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन होता है, ये कथन स्टैनली हल का कथन है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अधिगम करता है तो अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है? तो परिपक्वता यहाँ पर मुख्यतः आधार होता है। नवोदय विद्यालय को प्रारंभ क्यों किया गया है? तो निश्चित रूप से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए इसे प्रारंभ किया गया है, जहां पर प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं वो अध्ययनरत रहते हैं। बच्चों की सामाजिकता का परीक्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो समाज मिति विधि के द्वारा ये परीक्षण किया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा? तो अरस्तु ने ये कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि जो होती है उसी को यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि कहा जाता है। एक कारक सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे राज के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि का विकारक सिद्धांत दिया है, ये भी दिया है स्पीरमैन ने। तो यहाँ पर आज के हमारे जो बाल विकास से संबंधित 150 प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलेंगे हम जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।